नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, अपने कमेंट दे रहे हैं और हम उसके हिसाब से भी कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने कमेंट्स भी लिखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने के लिए भी बोलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और एक ईमानदार, तथ्यपरक और विदाउट एजेंडा की जर्नलिज्म की जो खबरें हैं वो आपको मिलती रहें। अब बात करते हैं आज की बहुत महत्वपूर्ण खबर है, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। क्या जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसके 11 साल पूरे हो गए, लगातार तीसरी टर्म पूरा करके उन्होंने नेहरू का मुकाबला कर लिया है और एक बड़ी ताकतवर सरकार के साथ वो चल रहे हैं। ये हो सकता है कि कुछ सीटों में कमी उसकी आई हो, लेकिन उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके बिग बैंग के साथ वापसी की है और इस समय शोर है नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने का। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा एजेंडा था, चुनावी एजेंडा, वो है वन नेशन वन इलेक्शन का। ये वादा बीजेपी ने 1984 में अपने गठन के 4 साल बाद पहले चुनाव में किया था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में। 1984 में 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके 4 साल बाद जब 1984 में चुनाव हुए, पहले चुनाव एक तरह से कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के 224 कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे थे। हालांकि उस समय इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, चुनाव अलग तरीके के हुए और केवल 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल पाई। उनके सबसे बड़े लीडर अटल बिहारी वाजपेयी भी वो चुनाव हार गए थे और उन चुनावों के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि 1984 के चुनाव लोकसभा के नहीं, शोक सभा के चुनाव थे। खैर, वो तो बात थी 1984 की, लेकिन 1984 में जो वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने, अपना चुनावी वादा इलेक्शन मैनिफेस्टो में, वन नेशन वन इलेक्शन का, उसको पूरा होने में अब लगता है कि करीब 50 साल लग जाएगी। 50 साल मतलब जब से वादा किया 1984 से 2034 तक। करीब करीब ये बात साफ हो गई है कि 2029 में जो अगले लोकसभा चुनाव होने की संभावना है, उस समय वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं होंगे, यानी 50 साल हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी वादे को। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करती रही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर भी काम करती रही है, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए भी गए, वाजपेयी सरकार के वक्त भी किए गए। 1984 का ही मुझे ध्यान आता है कि एक और बात इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में की गई थी। उन्होंने कहा था इलेक्शन प्रोसेस के लिए, ईमानदार और स्वच्छ इलेक्शंस के लिए, साफ चुनाव के लिए 4 इविल्स हैं जो उसको परेशान करती हैं। 4 इविल्स हैं, 4 बुराइयां हैं जिन पर कंट्रोल करना चाहिए, जिन पर लगाम लगानी चाहिए। वो 4 एविल्स क्या लिखी थी भारतीय जनता पार्टी ने? 4M का जिक्र किया गया था: मनी पावर, मिनिस्टीरियल पावर, मीडिया पावर और मसल पावर। ये उस समय वादा किया गया था, मैं उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। खैर, अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। तो जब 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस वादे को किया, फिर 19 में किया और 19 में सरकार ने उस पर काम शुरू किया। 2023 में जो है सितंबर 1 को 2023 में जो पूर्व राष्ट्रपति हैं कोविंद साहब, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई। 8 मेंबर्स की कमेटी बनाई। उस कमेटी ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट दी। 18,296 पेजेस की 18,626 पेज की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की। 7 देशों की रिसर्च की, उस रिसर्च को भी उसमें शामिल किया। मुख्यमंत्रियों से बात की, विपक्षी दलों से बात की, जजेस से बात की और तमाम तरह के स्टेक होल्डर से बात की। 191 दिन ये पूरी मीटिंग्स चली थी, एक्सरसाइज हुई थी। 62 राजनीतिक दलों से उन्होंने बात की। उसमें से 37 ने, उसमें जो 32 राजनीतिक दल थे, उन्होंने इसका समर्थन किया वन नेशन वन इलेक्शन का। 15 ने इसका विरोध किया और 15 ने कोई जवाब नहीं दिया। 15 जिन दलों ने विरोध किया उसमें सबसे बड़ी पार्टियों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,
लेफ्ट पार्टीज और ओवैसी साहब की पार्टी है। उसके अलावा हाई कोर्ट के 4 फॉर्मर जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी इसका विरोध किया था। एक पूर्व राज्य के जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने भी इसका विरोध किया था, लेकिन जो हमारे 4 फॉर्मर सीजीआई हैं उन्होंने इसका सपोर्ट किया था। अब कुल मिलाकर 62 में से 32 ने समर्थन किया, 47 ने जवाब दिया था, 32 ने उसका समर्थन किया और 15 ने विरोध किया था। ये तो बात हुई उस समय की। अब उसके बाद ये कमेटी की रिपोर्ट आ गई, सरकार ने उस पर बिल बनाया और वो बिल रखा मेघवाल साहब ने, कानून मंत्री साहब ने, और उसको तुरंत भेज दिया जेपीसी के पास, इमीडिएट, जो आमतौर पर नहीं होता। जेपीसी को भेज दिया। जेपीसी के चेयरमैन बने पीपी चौधरी साहब, उसमें 39 मेंबर हैं। वो कमेटी अपना काम कर रही है, उसको रिपोर्ट बनाकर सबमिट करनी है और उस रिपोर्ट के हिसाब से जो काम कर रही है वो लगातार लोगों से मिल रही है, बात कर रही है। अभी कमेटी ने तय किया है कि वो हर राज्य में जाएगी और हर राज्य में जाने का जो उनका प्लान है, प्रोग्राम है, उसमें 2.5 साल, 2 से 2.5 साल लगेंगे, ऐसा बताया गया है। अभी तक केवल 2 राज्य, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में कमेटी के सदस्य गए हैं और उन्होंने वहां के लोगों से मुलाकात की, केवल 2 से। और कहा गया है, कमेटी ने माना है कि सभी राज्यों में वो जाएंगे, यूटीज में भी जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज है उनमें भी जाएंगे। तो इसका जो उन्होंने कार्यक्रम बनाया है उसमें 2 से 2.5 साल मिनिमम लगेंगे। उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनेगी, उसे सबमिट किया जाएगा और कहा गया कि जब ये पूरी तैयारी होगी, उसको और तरीके से उसके और स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात होगी, तो ये संभावना है कि कम से कम 2029 में उसे नहीं लागू किया जा सकता और 2034 में उसे लागू किए जाने की संभावना उस हाल में बनेगी जब उसे पास कर दिया जाए। उसके लिए संसद में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। राज्यों में उसका समर्थन कैसे मिलेगा, राज्यों के से भी उसको बहुमत से पास कराना होगा। तो वो सारे टेक्निकल ग्लिचेज कह लें या टेक्निकल जो परेशानियां हैं वो तो अलग तरीके से हैं, उस पर लगातार काम हो रहा है। तो एक बड़ी खबर जो है, सबसे बड़ी खबर है कि 1984 का जो वादा है भारतीय जनता पार्टी का 2034 में पूरा हो सकता है। 2029 में कम से कम एक देश एक चुनाव की बात नहीं होगी। इस पूरे मसले पर काफी बहस हो रही है, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इससे कोई फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तब भी सरकार अकाउंटेबल होगी, क्योंकि हमारा संविधान अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है सरकारों की। और जल्दी जल्दी भी चुनाव होते हैं तो कौन सी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, इस बात की भी चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से फिक्स टर्म इलेक्शन की बात करते रही। इसका मतलब आप समझिए कि ये कोई नई बात नहीं है। एक बात और की गई है जो इस कमेटी की रिकमेंडेशन में है, उस रिकमेंडेशन में या जेपीसी के विचार में है, जिसमें कहा गया है कि एक कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखा जाए। जर्मनी में होता है। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब है कि यदि आप नो कॉन्फिडेंस रखते हैं सरकार के पास, तो आपको इसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंस वोट भी रखना पड़ेगा, एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट रखना पड़ेगा कि अगर ये सरकार गिर जाती है तो आप सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। ऐसी व्यवस्था जर्मनी में बताई जाती है और भारतीय जनता पार्टी इस पर भी लंबे समय से काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए उस पर वो आगे बढ़ती रही है। बहुत सारी चीज़ों में यू टर्न भी होते रहे, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी होता रहा है। जैसे सबसे बड़ा मसला था कॉरपोरेट फंडिंग का। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे, अध्यक्ष भी रहे, एमपी भी रहे, एलओपी भी रहे, उन्होंने हमेशा कॉरपोरेट फंडिंग का विरोध किया था एक जमाने तक। और वह उन्होंने कहा कि ये पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट का पैसा मिलेगा तो जब वो सरकार बनाएंगे तो नीतियों पर, सरकार की नीतियों पर उसका असर पड़ेगा। खुद भारतीय जनता पार्टी ने 1960 तक, 1965 तक इसका, 67 तक इसका विरोध किया। 1905 और बैन भी था, उस समय तक बैन था। इसके लिए एक कानून बनाकर ये कर दिया गया कि भाई इस पर काम, कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं होनी चाहिए। फिर 1985 में जब राजीव गांधी आए तो उन्होंने कॉर्पोरेट डोनेशन को, कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन को अलाउ कर दिया। उसके बाद अब बात कीजिए भारतीय जनता पार्टी की, उसने 1989 में कंपनीज के डोनेशन को बैन की मांग की।
1991 में, 1989 में, 1989 में, जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी एक बार उस समय मिली थी, जब 85 से ज़्यादा सीटें उनके पास आई थी, 80 से ज़्यादा सीटें मिली थी, तो उस समय उन्होंने कॉरपोरेट कंट्रीब्यूशन या कॉरपोरेट डोनेशन को बैन करने की मांग की थी और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था। लेकिन 2 साल बाद 1991 में बीजेपी ने यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि इसको अलाउ किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा होता है और ईमानदारी और साफ तरीके से कंट्रीब्यूशन किया जाता है, कॉरपोरेट कंट्रीब्यूशन, तो उसको प्रमोट भी किया जाना चाहिए। और 96 में उसने कहा कि उसे सूटेबल इंसेंटिव्स भी दिए जाने चाहिए। तो ये सारी बात लगातार चुनावों को लेकर चल रही है। अभी तो बड़ा मसला है इससे पहले का, वन नेशन वन इलेक्शन से पहले उसकी क्या टेक्निकल एक्सरसाइज होगी, क्या विधानसभाओं के कार्यकालों को कम किया जाएगा, क्या विधानसभा के कार्यकालों को बढ़ाया जाएगा, और फिर अगर विधानसभा का कार्यकाल बीच में यदि वो हो जाती है, उसको सरकार गिर जाती है, तो उसको कैसे करेंगे। तो उसमें एक रास्ता निकाला गया है कि बाकी समय के लिए, क्योंकि जिस दिन से लोकसभा चालू होगी उसी दिन से सब विधानसभाओं का कार्यकाल होगा, लेकिन यदि कोई विधानसभा बीच में गिर जाती है वहाँ पर सरकार, तो बाकी समय के लिए चुनाव होगा। मान लीजिए 4 साल कोई सरकार चली विधानसभा की और वहाँ सरकार गिर गई, तो फिर अगला जो चुनाव होगा वो सिर्फ 1 साल के लिए होगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर भी बड़ी चर्चा चल रही है। एक साथ चुनाव को लेकर एक चर्चा ये होती है कि जब एक साथ चुनाव होते हैं तो जो राष्ट्रीय पार्टी है उनका फ़ायदा होता है और उसी की हवा के हिसाब से स्थानीय स्तर पर भी, यानी विधानसभाओं में भी वोट मिलते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के चुनावों में हुआ। लेकिन इससे उलट उदाहरण है हमारे पास, जो कई राज्यों में जहाँ पर साथ साथ चुनाव होने के बाद भी अलग अलग सरकारों को वोट मिलता है, विधानसभाएं अलग अलग तरीके से लड़ी जाती है। उड़ीसा में हुआ, उड़ीसा में सरकार एक ही बन गई। भारतीय जनता पार्टी जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी, उसको सरकार बनाने का मौका मिल गया। पिछली बार 2024 के जो चुनाव हुए उसमें साथ साथ चुनाव हुए थे। तो ये सारी बातें भी वहाँ पर चल रही हैं, इन सब बातों पर भी चर्चा होगी। और जब हमारी जेपीसी की जो कमेटी है वो देश के अलग अलग राज्यों में जाएगी, अलग अलग स्टेक होल्डर से मिलेगी, तो उस पर बात करेगी। उससे बड़ी बात है कि सरकार ने अभी जनगणना का अनाउंसमेंट किया, घोषणा की है, उसमें जातिगत जनगणना की बात की है, वो 2027 में पूरी होनी है। तो क्या 2029 में जातिगत जनगणना का काम भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या जो विमेन रिजर्वेशन बिल जिसे पास कर दिया गया है वो डीलिमिटेशन होकर संसद की सीटें बढ़कर और वुमेन रिजर्वेशन बिल को लागू किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इन चुनावों में सुधार और चुनाव में और हमारी संसदीय और विधानसभा की तस्वीरों में बदलने वाली है। लेकिन जो नहीं होने वाला है वो काम है कि एक देश एक चुनाव 2029 में नहीं हो रहे, कम से कम अभी ऐसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए। शुक्रिया।